हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सोशल साइंस का चैप्टर 6 आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे अंटार्कटिक के बारे में। अंटार्कटिक विश्व का 5वां विशालतम महाद्वीप है। यह पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इसके लगभग मध्य में स्थित है। बर्फ की एक मोटी चादर जो 2 से 5 किलोमीटर की गहराई तक सदैव फैली रहती है के कारण यह महाद्वीप श्वेत महाद्वीप भी कहलाता है। अत्यधिक शीत एवं कठोर पर्यावरण के कारण केवल यही एक ऐसा महाद्वीप है जहां स्थायी मानव निवास नहीं है। तो अंटार्कटिक यह विश्व का 5वां विशालतम महाद्वीप है। यह पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी हमारी 2 गोलार्धों में बटी है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। और 2 गोलार्ध में कौन बांटते हैं? विषुवत रेखा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं। तो जो अंटार्कटिक है वो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप यहाँ पर मानचित्र में देखिए, ये है वो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ये पूरी धरती को 2 भागों में वो बांट रही है। इसके ऊपर का ये जो आधा हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध और नीचे का जो आधा हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और यही है हमारा अंटार्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिक महादेश, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। यही है वो जो कि पूर्णतः पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में ही है। और जो दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है, वो इस अंटार्कटिक के सेंटर में, मध्य में है, बीच में है। ये जो अंटार्कटिक महादेश है, ये अंटार्कटिक महादेश चूंकि ये दक्षिणी ध्रुव के पास है, बिल्कुल दक्षिण में है, सूर्य की किरणें यहाँ पर बहुत कम पहुँचती है और बहुत अधिक तिरछी पहुँचती है। जो कम पहुँचती है वो भी बहुत अधिक तिरछी पहुँचती है। नतीजा यहाँ पर ज़्यादा प्रकाश या ज़्यादा ऊष्मा, ज़्यादा लाइट और हीट नहीं पहुँच पाता है। और ये जगह बहुत अधिक ठंडी जगह है। ये जगह इतनी ठंडी है कि यहाँ पर 2 से 5 किलोमीटर की गहराई तक बर्फ की चादर बिछी हुई है। 2 से 5 किलोमीटर की गहराई तक, यानी कि इतनी मोटी 2 से 5 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत यहाँ पर जमी हुई है। और बर्फ की परत जमी रहने के कारण यह इलाका बिल्कुल श्वेत है, बिल्कुल व्हाइट है, बिल्कुल सफेद देखने में लगता है। इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। चूंकि यहाँ पर इतनी अधिक ठंड है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, यहाँ पर जीवन को सपोर्ट करने के लिए, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो नहीं है, सॉइल चाहिए वो नहीं है, वाटर चाहिए लिक्विड स्टेट में वो नहीं है, हीट और लाइट भी एनफ क्वांटिटी में चाहिए वो भी यहाँ पर नहीं है। इसीलिए यहाँ पर लाइफ तो है बट वो न के बराबर है, नेग्लिजिबल है। यूँ मानिए यहाँ पर लाइफ है ही नहीं। और बहुत लेस लाइफ है, जो है वो भी स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, वो अस्थायी है, टेम्पररी है। अंटार्कटिक में जॉर्ज 5th विश्व का ऐसा एकमात्र स्थान है जहां वायु 320 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यहाँ पर एक जगह है जिस जगह का नाम है जॉर्ज 5th, जॉर्ज 5वां। इस जगह पर हवा 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रहती है। और इतने तेज गति से हवा चलने वाली जगह इस धरती पर यही एकमात्र जगह है।
विगत कुछ दशकों में विभिन्न देशों के सैकड़ों खोजकर्ताओं तथा वैज्ञानिकों ने इस महाद्वीप के वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ किए। नॉर्वे, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के अतिरिक्त अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, चीन तथा भारत जैसे देशों ने भी खोज कार्य प्रारंभ किए। इन देशों ने अपने अपने पर्यवेक्षण केंद्र, मौसम केंद्र तथा शोध केंद्र इस महाद्वीप पर स्थापित किए हैं। अनेक देशों ने खोज कार्य के लिए अपने अपने निश्चित क्षेत्र स्थापित किए थे, किंतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा वैज्ञानिक उद्देश्य से अंटार्कटिक संधि 1956 के तहत अब किसी भी देश का नियंत्रण अमान्य घोषित हो गया है। भारत ने भी अंटार्कटिक के वैज्ञानिक अध्ययन तथा खोज कार्य के कई एक प्रयास किए हैं। डॉक्टर एस.जेड. कासिम के नेतृत्व में प्रथम भारतीय दल 9 जनवरी 1982 को अंटार्कटिक पहुंचा और वहां उन्होंने दक्षिणी गंगोत्री नामक स्टेशन स्थापित किया। 8वें अभियान 1988-89 के दौरान द्वितीय भारतीय स्टेशन मैत्री दक्षिण गंगोत्री से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थापित किया गया। यहाँ यह जगह दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए, खोजकर्ताओं के लिए एक केंद्र सा बना हुआ है। कई तरह के जो वैज्ञानिक अनुसंधान हैं, खोज हैं, ऐसा लगता है कि वो यहीं पर संभव हो पाएंगे। इसीलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और खोजकर्ता वहाँ जाना चाहते हैं और उनके जो देश की सरकारें हैं इसमें उनका सपोर्ट करती हैं। दुनिया के कई सारे देशों के वैज्ञानिक और खोजकर्ता वहाँ पर गए हुए हैं, अपने अपने खोज और अनुसंधान वहाँ पर किए हुए हैं, जिसमें नॉर्वे, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, चीन तथा भारत जैसे देश शामिल हैं। ये लोग वहाँ पर जा कर के अपने अपने पर्यवेक्षण केंद्र, मौसम केंद्र, शोध केंद्र आदि यहाँ पर स्थापित किए हैं। सभी ने अपने निश्चित क्षेत्र स्थापित यहाँ पर किए थे, लेकिन 1956 में एक संधि हुई, अंटार्कटिक संधि, और उस अंटार्कटिक संधि जो 1956 में हुई, उस संधि के अनुसार इस महाद्वीप पर किसी भी देश का नियंत्रण नहीं रहेगा। हाँ, खोज के लिए, अनुसंधान के लिए जा जरूर सकते हैं, लेकिन कोई दावा करे यह देश कि ये इस महाद्वीप पर उसका कब्जा है, उसका नियंत्रण है, ऐसा नहीं हो सकता। उसको अमान्य घोषित कर दिया गया है अंटार्कटिक संधि 1956 के तहत। हमारे देश से भी यहाँ पर वैज्ञानिक अध्ययन और खोज के लिए गए हुए हैं। एक दल यहाँ से गया हुआ था डॉक्टर एस.जेड. कासिम के लीडरशिप में, और ये भारत का प्रथम दल था हमारे देश का जो अंटार्कटिक महाद्वीप में गया था खोज करने के लिए, शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। यह जो दल है 9 जनवरी 1982 को अंटार्कटिक पहुंचा और वहां उन्होंने अपने रिसर्च सेंटर स्थापित किया। जो रिसर्च सेंटर स्थापित किया, जो स्टेशन इन्होंने बनाया, उसको इन्होंने नाम दिया दक्षिणी गंगोत्री। उसके बाद लगातार कई सारा अभियान वहाँ पर जाता रहा। 8वां अभियान वहाँ पर गया 1988-89 के दौरान, और फिर उन्होंने एक दूसरा रिसर्च सेंटर वहाँ पर, रिसर्च स्टेशन स्थापित किया और उसको नाम दिया इन्होंने मैत्री। ये जो मैत्री नाम का रिसर्च सेंटर है वो दक्षिणी गंगोत्री से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। अब जरा हम लोग अंटार्कटिक महादेश के सतह की चर्चा करें तो अंटार्कटिक का अधिकांश धरातल उबड़ खाबड़ तथा पर्वतीय है। समुद्री किनारे तीव्र ढालयुक्त हैं, तटीय मैदानों का पूर्ण अभाव है, कुछ एकाकी घाटियां हैं जहां तीव्र वेग से पौने चलती हैं। क्वीन मॉड श्रेणी महाद्वीप को 2 भागों में बांटती है। दक्षिण ध्रुव के पश्चिम में लघु अंटार्कटिक तथा पूर्व में वृहत्तर अंटार्कटिक स्थित है। विंसन मैसिफ 5140 मीटर जिसकी ऊंचाई है समुद्र तल से, महाद्वीप का विशिष्ट लक्षण वाला क्षेत्र है। यह सदैव हिमाच्छादित रहता है, यानी कि बर्फ से ढका रहता है। महाद्वीप में बर्फ को घेरते हुए एक विशाल सागर स्थित है जो दक्षिणी महासागर
कहलाता है। यह अत्यधिक ठंडा समुद्र है जिसकी सतह का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर शायद ही होता हो, और आपको मालूम होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमकर बर्फ हो जाता है। तो ये थे अंटार्कटिका के बारे में। सन 1773-74 में कैप्टन कुक ने अंटार्कटिक का परिभ्रमण किया था। बाद में बेलिंग शॉसेन ने 1820 ईस्वी में महाद्वीप की खोज की। नॉर्वे का एमंडसेन 1911 ईस्वी में दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था। अब हम लोग चर्चा करें यूरोप की। अंटार्कटिक के बाद यूरोप पर चर्चा। इस महाद्वीप के पास लगभग 7% भू क्षेत्र है। इसकी तट रेखा बहुत लंबी है। वैज्ञानिक इस महाद्वीप को प्रायः यूरेशिया महाद्वीप का प्रायद्वीप मानते हैं। आकार में छोटा होने पर भी यह महाद्वीप सबसे सघन आबाद तथा समृद्ध है, यानी कि आबादी यहाँ पर बहुत घनी बसी हुई है और बहुत अमीर महादेश है, ये धनी महादेश है। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। शीतोष्ण कटिबंध यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में यह पड़ता है। इसका विस्तार 36 डिग्री से 72 डिग्री उत्तरी अक्षांशों, 10 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य है। तो आप देख सकते हो अधिकांश हिस्सा उसी में आया, 23.5 डिग्री अक्षांश और 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच में। यह 3 ओर से सागरों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर तथा दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। महाद्वीप के पूर्व में एशिया महाद्वीप स्थित है। यूराल एवं काकेशस पर्वत तथा कैस्पियन सागर यूरोप तथा एशिया के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। यूरोप में अनेक प्रायद्वीप एवं द्वीप स्थित हैं, जिनमें आइबेरिया, स्कैंडिनेविया तथा इटली प्रायद्वीप उल्लेखनीय हैं। इसकी कटी फटी तटरेखा पर अनेक खाड़ियां तथा सागर स्थित हैं। यह तटरेखा अनेक प्राकृतिक पोताश्रय प्रदान करती है। पोताश्रय मतलब सीपोर्ट। एक बार इसको हम लोग मैप में देखते हैं। यह गया विश्व का मानचित्र। यही है यूरोप महादेश। ये जो यूरोप महादेश है ये एशिया से जुड़ा हुआ है, स्थल भाग से ही जुड़ा हुआ है। कोई भी जल भाग नहीं है जो यूरोप और एशिया को अलग करता हो, बांटता हो। इसीलिए कई बार इन दोनों को मिला करके एक महादेश माना जाता है, जिसको कि यूरेशिया बोलते हैं। यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। लेकिन यहाँ पर यूराल पर्वत और यूराल नदी है, वही एशिया और यूरोप को अलग करते। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। यह छठा सबसे बड़ा महादेश हुआ, या यूं कहें दूसरा सबसे छोटा महादेश हुआ, यानी कि ये बहुत ही छोटा महादेश हो गया। इससे छोटा महादेश तो एक ही है। सबसे छोटा महादेश वो है ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक देश भी है और एक महादेश भी है। तो यूरोप एक छोटा महादेश है, लेकिन इसके पास बहुत ही लंबी तट रेखा है। आप देख सकते हैं बहुत ही लंबी तट रेखा है और इसकी तट रेखा कटी पटी है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई सारे पोताश्रय यानी कि सी पोर्ट्स, बंदरगाह हैं, जो उसके आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। महादेश छोटा होने के बावजूद भी घनी आबादी वाला, यहाँ पर आबादी यानी कि जनसंख्या बहुत घनी बसी हुई है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है और यह बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही धनी महादेश है ये यूरोप महादेश। अगर यूरोप की चौहद्दी देखें, इस महादेश के पूर्व में एशिया महादेश ही पड़ता है।
इसलिए इसको यूरेशिया का एक प्रायद्वीप भी बोला जाता है। तो इसके पूरब में एक महादेश है, वो है एशिया। उत्तर की बात करें तो आर्कटिक महासागर है इसके उत्तर में। उत्तर पश्चिम इस कोने की बात करें तो यहाँ भी आर्कटिक महासागर ही है। और इसके पश्चिम की तरफ, एक बार फिर से मैं रिपीट करूँ, कहीं अगर मिस्टेक हो गई हो तो आप फिर से ध्यान से सुन लें। यूरोप के पूर्व में एशिया महादेश है, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, और ये जो उत्तर पश्चिम हिस्सा है यहाँ भी आर्कटिक महासागर ही है। और यूरोप का जो पश्चिम है, इसके पश्चिम की तरफ ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है। तो इतने तरफ से ये इन महासागरों से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण में देखें तो यहाँ एक छोटा सा सागर है ना, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, इसके बीच में यहाँ पर एक छोटा सा सागर है। तो ये इसकी चौहद्दी हो गई। इसके दक्षिण में फिर वही महादेश आ जाता है, अफ्रीका महादेश आ जाता है। तो यूरोप को 4 भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। पहला है उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि, उत्तरी यूरोपीय मैदान, मध्यवर्ती उच्च भूमि, 3 हो गए, और चौथा है अल्पाइन क्रम। जानते हैं कि के बारे में हम लोग। उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि, यूरोप के उत्तर पश्चिमी भाग में उच्च भूमियाँ हैं। इसका विस्तार आइसलैंड, स्कॉटलैंड के उत्तरी भाग, वेल्स, आयरलैंड, नॉर्वे के उत्तर पश्चिमी भाग, स्वीडन तथा फिनलैंड पर है। इन उच्च भूमियों के उत्तरी भाग को फिनोस्केडियन शील्ड कहा जाता है। ये उच्च भूमियां प्राचीनतम शैलों से निर्मित हैं। प्रवाही जल तथा हिम नदों ने इन्हें बहुत काट छांट दिया है, अतः ये उच्च भूमियां काफ़ी नीची हैं, किंतु पर्वत श्रेणियां समुद्र में गहराई तक प्रविष्ट हैं। लंबी तथा संकृत समुद्री भुजाएं स्थल और ऊंची चट्टानों के अंदर प्रविष्ट हो गई है। इन्हें फ्योर्ड्स कहते हैं, जिन्हें समुद्र के अंदर की हिमानियों की गहरी घाटियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इन फ्योर्ड ही से कटे फटे तटों की रचना हुई है। अब उत्तरी यूरोपीय मैदान, पूर्व में यूराल पर्वतों से पश्चिम अटलांटिक तट तक इसका विस्तार है। ये मैदान निम्न चौरस तथा मंद लहरदार ढाल युक्त है। नीदरलैंड्स में तो ये मैदान समुद्र तल से भी नीचे हैं। इन मैदानों में सीन, राइन, डेन्यूब, नीपर, वोल्गा, डॉन आदि नदियां बहती हैं। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो कैस्पियन सागर में गिरती है। राइन नदी उत्तरी सागर में गिरती है, जबकि डेन्यूब नदी काला सागर में विसर्जित होती है। ये सभी नदियां नौकारोहण योग्य हैं, यानी कि इनमें नाव चलाए जा सकती है। उपरोक्त विशाल मैदानों का अतिरिक्त स्पेन में एंडालुसिया का मैदान, इटली में लोम्बार्डी मैदान तथा हंगरी का मैदान कुछ लघु मैदान है। लघु मतलब छोटे मैदान है। अब है मध्यवर्ती उच्च भूमि। इसके अंतर्गत विविध प्रकार के पर्वत, पहाड़ियां तथा पठार सम्मिलित हैं। इनमें स्पेन तथा पुर्तगाल में मेसेटा पठार, फ्रांस में सेंट्रल मेसिफ तथा जुड़ा पर्वत, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट तथा चेक एवं स्लोवाक गणराज्यों में अनेक निचली श्रेणियां उल्लेखनीय हैं। इन उच्च भूमियों पर बहते हुए राइन तथा रोन नदियों ने चौड़ी घाटियों का निर्माण किया है। ये दोनों नदियां एक नहर द्वारा जुड़ी हैं, यानी कि राइन और रोन नदियां दोनों एक नहर के द्वारा जोड़ी गई हैं, जो महाद्वीप के लिए अंतःस्थलीय जलमार्ग बनाती हैं। अब है अल्पाइन क्रम। मध्यवर्ती उच्च भूमि के दक्षिण में उच्च नवीन वलित पर्वतों की एक श्रृंखला स्थित है, जिसे आल्प्स श्रृंखला कहा जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के रॉकी, दक्षिण अमेरिका के एंडीज तथा एशिया के हिमालय पर्वतों के समकक्ष है। आल्प्स फ्रांस में,
पिरेनीज स्पेन तथा फ्रांस की सीमा पर, कार्पेथियन, एपिनाइन तथा कार्केशस आल्प्स श्रृंखला के प्रमुख पर्वत हैं। आल्प्स का सर्वोच्च शिखर माउंट ब्लैक 4,807 मीटर है, जबकि माउंट एल्ब्रूस 5,633 मीटर कॉकेशस का सर्वोच्च शिखर है। इन पर्वतों को काटकर इटली, फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड को जोड़ने वाली सुरंगें बनाई गई है। तो यहाँ पर हम लोग यूरोप के बारे में पढ़े। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन हाँ, हर लाइन में प्रश्न है, ये आपको ध्यान देना है। यानी कि इस पाठ को जब भी आप पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड, कॉमा बाय कॉमा खूब अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हर लाइन को पढ़ेंगे अच्छी तरह से, उसको समझेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे, उसको याद करेंगे, उससे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उस क्वेश्चंस को नोट आप करेंगे और फिर उसके आंसर्स भी तैयार करके आप याद करेंगे। हर लाइन में सवाल है, ये ध्यान में रखना है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं है इसमें, जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन संभव है वहाँ मैं दे रहा हूँ, जहाँ नहीं संभव है वहाँ मैं रीड कर रहा हूँ, आपको भी रीड करना है। अब हम 7वां जो महादेश है दुनिया का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि सबसे छोटा महादेश है और एक देश भी है, वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह संपूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह भी पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में ही है। आप मानचित्र देख सकते हैं, अभी मैं आपको मानचित्र दिखा दे रहा हूं। ये देखिए, यही है ऑस्ट्रेलिया, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक महादेश भी है और एक देश भी है, जो कि चारों तरफ से महासागर से घिरा हुआ। आप देख सकते हैं मानचित्र में, चारों तरफ से महासागर से घिरा हुआ है। न्यूजीलैंड तथा निकटवर्ती द्वीपों सहित इस महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। अपने आकार के कारण इसे विश्व का विशालतम द्वीप भी कहा जाता है। दरअसल द्वीप भी है, टापू भी है, क्योंकि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। द्वीप किसे कहते हैं, टापू किसे कहते हैं, जो समुद्र के बीच में होता है, महासागर के बीच में होता है, चारों तरफ जल से घिरा होता है, उसको द्वीप कहते हैं ना। तो ऑस्ट्रेलिया भी एक द्वीप ही है और ये दुनिया का विशालतम सबसे बड़ा द्वीप है। कभी कभी इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, इसी कारण, क्योंकि चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो संपूर्ण महाद्वीप पर विस्तृत है। ऑस्ट्रेलिया 10 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिण अक्षांशों तथा 114 डिग्री से 154 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य विस्तृत है। संपूर्णतः विषुवतीय रेखा के दक्षिण में स्थित होने के कारण इसे दक्षिणी महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे दक्षिणी महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि पूरी तरह से विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा इक्वेटर के साउथ में है, दक्षिण में स्थित है, इसीलिए इसको दक्षिणी महाद्वीप भी कहा जाता है। बास जल संयोजी दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तथा निकटवर्ती तस्मानिया द्वीप को पृथक करता है, यानी कि अलग करता है। महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में हिंद महासागर स्थित है और यही दोनों महासागर मिलकर के उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण अमेरिका के एंडीज या एशिया के हिमालय जैसा कोई ऊंचा पर्वत नहीं है। यहाँ उच्चतम बिंदु माउंट कोसिस्को, जो कि 2234 मीटर है समुद्र तल से। यहाँ विशाल नदी बेसिन भी नहीं है। संपूर्ण महाद्वीप अधिकांशतः एक चौरस निम्न भूमि है जिसे 3 प्रमुख भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। यानी कि न यहाँ पर कोई विशाल नदी बेसिन है और ना ही कोई विशाल पर्वत माला या पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है। लगभग पूरा का पूरा जो महादेश है वो
कैसा है? चौरस निम्न भूमि। इसे हम लोग 3 प्रमुख भौतिक विभागों में बांट सकते हैं। पहला है पश्चिमी पठार, दूसरा है मध्यवर्ती निम्न भूमि और तीसरा है पूर्वी उच्च भूमि। पश्चिमी पठार, इसका विस्तार महाद्वीप के 2/3 भाग पर है, यानी पूरे महाद्वीप का 2/3 जो हिस्सा है, 2/3 भाग है, उस पर इसी पश्चिमी पठार का विस्तार है। यह प्राचीन रवेदार शैलों से निर्मित है जो भारत के दक्कन के पठार के सदृश है, यानी कि भारत के दक्षिण का जो पठार है हमारे देश का, डेक्कन प्लेट्यू है, उसके जैसा है। सदृश मतलब उसके जैसा, उसके समान है। इस पठार का धरातल चौरस और नीचा है। चौरस पठार पर नीची श्रेणियां उठी हुई है। डार्लिंग श्रेणी पठार की पूर्वी सीमा बनाती है। इस श्रेणी का तीव्र ढाल समुद्र की ओर है। मैकडोनल तथा मुरगांव श्रेणियां महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में स्थित हैं। इन श्रेणियों के उत्तर में विशाल सैंडी मरुस्थल तथा दक्षिण में विक्टोरिया मरुस्थल विस्तृत हैं। मध्यवर्ती निम्न भूमि, पश्चिमी पठार एवं पूर्वी उच्च भूमि के मध्यवर्ती निम्न भूमि का विस्तार है, जो उत्तर में कार्पेटरिया की खाड़ी से लेकर दक्षिण में एनकाउंटर की खाड़ी तक विस्तृत है। प्रदेश की औसत ऊंचाई 150 मीटर से कम है। आयर झील के निकट यह मैदान समुद्र से 12 मीटर ऊंचा है, 12 मीटर नीचा है। इस निम्न भूमि में 3 अपवाह बेसिन स्थित है: कार्पेटरिया निम्न भूमि, मरे डार्लिंग बेसिन तथा आयर बेसिन। मरे डार्लिंग बेसिन में मरे और डार्लिंग नदियां पूर्वी उच्च भूमियों से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर गिरती हैं। इनमें आयर बेसिन विशालतम आंतरिक अपवाह बेसिन है। आयर झील सबसे बड़ी खारी झील है। छोटी नदियां इस निम्न भूमि में बहती हुई भी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती और अंतःस्थलीय झीलों में गिर जाती हैं। निम्न भूमि का अधिकांश भाग शुष्क है। इसमें अनेक पताल तोड़ कुएं स्थित हैं जो निरंतर जल प्रवाह को बनाए रखते हैं। पूर्वी उच्च भूमि, इसका विस्तार ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर उत्तर में केप यार्क से लेकर दक्षिण में तस्मानिया तक फैला हुआ है। वस्तुतः यह उत्थित पठारों की एक लंबी पट्टी है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। उत्तर में चौड़े तथा नीचे हैं, जबकि दक्षिण में संकरित तथा ऊंचे। इनके अनेक शिखर शीतकाल में हिमाच्छादित रहते हैं। इस श्रेणी का उच्चतम शिखर माउंट कोसिस्को, जो कि 2234 मीटर है। ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश नदियां पूर्वी उच्च भूमि से निकलकर पूर्व की ओर संकरे तटीय मैदानों में बहती हैं। मरे डार्लिंग नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। ऑस्ट्रेलिया का जंतु जीवन भी विशिष्ट है, जो विश्व में अन्यत्र नहीं मिलता है, जैसे कि कंगारू। इसलिए इसको कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महादेश की जानकारी हमने ली। अब हम लोग महासागरों के बारे में जानें। विश्व में 4 महासागर हैं। ये खारे जल की विशालतम जल राशियाँ हैं। महासागरों का जो जल होता है वो खारा होता है, सॉल्टी होता है, नमकीन होता है। सभी महासागर परस्पर संबंध है, यानी कि जितने भी महासागर है, कितने महासागर है? कुल 4 महासागर है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। ये चारों के चारों महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए इनके विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले हम लोग जाने प्रशांत महासागर के बारे में। यह विश्व में विशालतम तथा गहरा महासागर है। यह विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर है। मेरियाना ट्रेंच में स्थित मेंडेनाओ गर्त, जो कि 11,022 मीटर गहरी है, यह पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है जी। कौन? मेंडेनाओ गर्त, जो कि मेरियाना ट्रेंच में स्थित है। यह समुद्र तल से 11,022 मीटर नीचे है। यह महासागर वृत्ताकार है,
प्रशांत महासागर कैसा है? वृत्ताकार, वृत्त के आकार का है। यह एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया को उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका से पृथक करता है। क्या करता है ये? एशिया और ऑस्ट्रेलिया को उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका से पृथक करता। आप मानचित्र में देखिए, ये अपना एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया है ना, और ये उत्तरी अमेरिका महादेश और ये दक्षिणी अमेरिका महादेश। बीच में ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर का कुछ हिस्सा इधर और कुछ हिस्सा इधर आपको दिख रहा है, क्योंकि धरती कैसी है? गोल है। अगर इसी पेज को हम लोग ऐसे करके मोड़ देंगे, ऐसे मोड़ देंगे, तो आप पाएंगे कि ये जो सिरा है इस सिरे में जाकर जुड़ जाएगा ना, तो यानी कि वही बीच में प्रशांत महासागर आ गया। तो प्रशांत महासागर कहाँ है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इधर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में। इसीलिए ये दोनों हिस्सों को अलग अलग करता है। यानी कि प्रशांत महासागर के एक तरफ एशिया और ऑस्ट्रेलिया महादेश हो गए और दूसरी तरफ उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महादेश हो गए। अब है अटलांटिक महासागर। यह महासागर अंग्रेजी के एस वर्ण के आकार का है। यह उत्तर में आर्कटिक महासागर में मिलता है। यह यूरोप तथा अफ्रीका को उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका से पृथक करता है। व्यापार एवं वाणिज्य की दृष्टि से यह महासागर विश्व में व्यस्ततम है। इसकी तटरेखा के सहारे अनेक प्राकृतिक पोताश्रय स्थित है। आइए एक बार फिर से इसको मानचित्र में हम लोग देखते हैं। यही है अटलांटिक महासागर। आप गौर से इसका आकार को देखिए, यह अंग्रेजी के एस की तरह है। अंग्रेजी में जो लेटर होता है एस पर शिप, उसी एस पर शिप के आकार का है, यानी कि एस के आकार का। ये देखिए, मेरे हाथ घुमाने से आप समझ रहे होंगे कि कैसे यहाँ पर एस लिखा जा रहा है। तो अंग्रेजी के लेटर एक्स के एस के आकार का है, एस की तरह है। और ये अटलांटिक महासागर उत्तर में आर्कटिक महासागर है ना, ये आर्कटिक महासागर से मिल रहा है। और दक्षिण में अगर बात करें तो अटलांटिक महासागर दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर से मिल रहा है। उत्तर में आर्कटिक महासागर से और दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर से यह मिल रहा है। अंग्रेजी के लेटर एस के आकार का है यह। इसके एक तरफ यूरोप और अफ्रीका महादेश हैं और दूसरी तरफ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महादेश है। यानी कि अटलांटिक महासागर यूरोप और अफ्रीका को उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महादेश से अलग करता है। अब इस महासागर के किनारे बहुत बहुत लंबी तटरेखा बन गई। इधर यूरोप और अफ्रीका में भी तटरेखा बनाया ये अटलांटिक महासागर, और इधर ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महादेश के साथ भी तटरेखा बनाया। और इसीलिए ये दुनिया का व्यस्ततम, सबसे बिजिएस्ट जो ओशियन बोला जाता है, व्यस्ततम महासागर है, वो ये है अटलांटिक महासागर। क्योंकि सबसे अधिक जो व्यापार है इसी महासागर से होकर के होता है, क्योंकि इससे बहुत लंबी तटरेखा जो बन रही है, और इस जो भी तटरेखा इधर यूरोप और अफ्रीका में बन रही है उधर भी बहुत सारे बंदरगाह हैं, सी पोर्ट्स हैं। और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिकी महादेश में जो बन रहे हैं उधर भी बहुत सारे सी पोर्ट्स हैं। और उन सभी सी पोर्ट्स के बीच में जो ट्रेड होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, इस अटलांटिक महासागर से होकर होता है। इसलिए यह बिजिएस्ट महासागर हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करें अपने महासागर की, जिस महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर पड़ा है। जिस महासागर का नाम हमारे देश के महासागर के नाम पर पड़ा है, इसीलिए हम कहते हैं कि वो हमारा महासागर है। तो जाहिर सी बात है वो है हिंद महासागर। दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, और वो भी हमारे देश के नाम पर पड़ा है। हिंदुस्तान के नाम पर इसका नाम हिंद महासागर पड़ा है। तो अपने महासागर, हिंद महासागर के बारे में जाने। ये तीनों महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पर हिंद महासागर को कि यह 3 महादेशों से घिरा हुआ है।
हिंद महासागर के उत्तर में एशिया महादेश है। हिंद महासागर के पश्चिम में अफ्रीका महादेश है। हिंद महासागर के पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महादेश है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका, ये तीनों महादेश मिल करके हिंद महासागर को घेरे हुए हैं। उसके बावजूद भी इस महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर हिंद महासागर पड़ा है। यह एक त्रिभुजाकार महासागर है। इस महासागर का आकार ध्यान से आप देखेंगे तो यही एक त्रिभुज के आकार का महादेश यह बनता है। यह विश्व का एकमात्र महासागर है जो किसी देश यानी कि भारत, इंडिया के नाम पर नामकृत है। ये तो मैं आपको बताया। अब हम लोग चौथे महासागर आर्कटिक महासागर की बात करें तो यह यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका से घिरा है। आपको मानचित्र से दिख रहा होगा, ये आर्कटिक महासागर। ये जो आर्कटिक महासागर है ना, ये इधर यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया, यूरोप महादेश और एशिया महादेश दोनों को मिलाकर यूरेशिया कहते हैं। तो यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया से, और इधर उत्तरी अमेरिका महादेश से यह घिरा हुआ है आर्कटिक महासागर। उत्तरी ध्रुव इसी महासागर में स्थित है। जो उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है हमारी धरती का, हमारी पृथ्वी का, अर्थ का, वो इसी महासागर के मध्य में स्थित है। यानी कि आर्कटिक महासागर के मध्य में स्थित है। वर्ष का अधिकतम भाग में यह महासागर जमा रहता है। अतएव नौ संचालन तथा व्यापार के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि यह जमा रहता है यानी कि बर्फ के रूप में रहता है। फिर उसके ऊपर नाव या शिप कुछ भी कैसे चल सकते हैं? नहीं चल सकते। इसीलिए इस मार्ग से कोई व्यापार नहीं होता है। तो यहाँ पर ये हमारा जो चैप्टर है 6th चैप्टर वो समाप्त होता है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है इस चैप्टर को शुरू से अंत तक वर्ड टू वर्ड, कॉमा बाय कॉमा पढ़ें। हर लाइन को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स उसको अंडरलाइन करें, देन एंड देयर उसी वक्त उसको याद करें, और साथ में नोटबुक रखें। उस नोटबुक में हर लाइन से बनने वाले क्वेश्चन को आप नोट करें, साथ में उसका आंसर भी नोट करें, चाहे वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो या वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो, जो भी हो। थैंक यू।